नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गौतम स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान की बात हम शुरू में सबसे पहले हम भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं और सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना की बात करने का अर्थ यह निकलता है कि संविधान पढ़ने से पहले अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो संविधान आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आपका उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था तो और जब बनकर तैयार हुआ तो ये दोनों एक साथ चल रहे थे, संविधान और आपका उद्देशिका। तो प्रस्तावना अगर आपको समझ में आ गया तो पूर्ण रूप से आपको भारत का संविधान समझ में आ जाएगा। अगर आपको प्रस्तावना नहीं समझ में आता तो फिर संविधान समझने में बहुत ही कठिन पड़ जाता है। तो आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं और प्रस्तावना में हम यह बात करेंगे क्या क्या यहाँ से मेंशन किया है और क्या क्या हमारा प्रस्तावना कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना किस देश से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो हम बात करते हैं प्रस्तावना जो आपका लिया गया है वह आपका अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना जो आपका लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है और जो प्रस्तावना की भाषा ली गई है वह आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम प्रस्तावना या उद्देशिका को प्रस्तुत कब किया गया था या किसने किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि उद्देशिका को सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अभी उस समय तो नहीं पर प्रथम प्रधानमंत्री जो आपके बने उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, पंडित जवाहर लाल नेहरू। कभी कभी जेएल नेहरू भी दे देता है तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका जो प्रस्तुत की गई 13 दिसंबर 1946 को। और क्वेश्चन आपका प्रस्तावना के स्रोत से भी बनता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो ध्यान रहे अमेरिका से लिया गया है। और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा है हम, अर्थात हम, चाहे आप पढ़ेंगे तो भी आप हम ही कहेंगे, हम पढ़ेंगे तो भी हम ही कहेंगे। तो इसीलिए प्रस्तावना की शुरुआत हम से हुआ है और यह शुरुआत का जो स्वरूप माना गया, हम भारत के लोग, यानी भारत के सभी नागरिक जो भारतीय देश में रहने वाला है उनके लिए सभी को। तो हम भारत के लोग भारत को एक स्वरूप देने के लिए, भारत को एक स्वरूप देने के लिए मुख्यतः 5 बातें कही गई है। भारत के स्वरूप देने के लिए मुख्यतः 5 बातें कौन कौन सी दी गई है। तो पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवाद। और तीसरा, पंथ निरपेक्ष। और चौथा, लोकतांत्रिक। और 5वां, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि हम अपना बाह्य निर्णय और आंतरिक निर्णय लेने में स्वयं संपन्न हैं या स्वयं हम सक्षम हैं। जैसे कि कभी मान लीजिए कभी कभी एक घर में 2 भाई आपस में अगर विवाद करते हैं तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति जाता है और बोलता है तो हम कहते हैं ना भाई हमारा आपसी मामला है, आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम इसमें निर्णय लेने में
स्वयं सक्षम है। तो उसी प्रकार भारत देश हमारा बाह्य निर्णय और आंतरिक निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। तो यह आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। आते हैं समाजवाद। समाजवाद का अर्थ यह हुआ कि हम कोई भी कार्य करें अपने समाज को देखकर करें। फिर अगला आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है वह किसी एक धर्म की विशेषता या एक धर्म की बात नहीं करता। हमारा संविधान कहता है हमारा सब लोग एक समान है, सभी धर्म के लोग एक समान हैं, और पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही होता है। फिर आगे आते हैं लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक भी इसको कहते हैं। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह होता है कि लोगों द्वारा चुना गया तंत्र, लोगों द्वारा चुना गया तंत्र। परंतु यहाँ पर एक बात कही जाती है कि यह लोगों द्वारा चुना गया है, ना कि किसी राज्य या वंश या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा। तो प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह हुआ लोगों द्वारा चुना गया तंत्र या किसी विशेष व्यक्ति, राज्य या किसी व्यक्ति द्वारा चुना गया नहीं है, लोगों द्वारा चुना गया है। फिर आगे आते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब है वही जो आप लोकतंत्रात्मक में देखते हैं कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। गण का मतलब होता है लोक, जिसे हम जनतंत्र भी कहते हैं। तो जनतंत्र या गणराज्य जो आपका लोगों द्वारा चुना गया राज्य है वही आपका गणराज्य कहलाएगा। फिर बात करते हैं हम भारत में प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। तो न्याय की बात जो आपकी प्रस्तावना में कही गई है वह मुख्यतः 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। हमारे प्रस्तावना में मुख्यतः 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। यह 3 प्रकार के हमारे प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है हमारे प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर। फिर आते हैं हम बात करते हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता की जो आपकी बात की गई है वह आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की आपकी प्रस्तावना में बात की गई है। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की बात की गई है स्वतंत्रता की। विचार का मतलब या अर्थ यह है कि आप अपना विचार रख सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी को हम समझाते हैं तो अपना विचार रखते हैं, अब वो समझे या ना समझे। तो उसी प्रकार संविधान हमारा अपना हर किसी व्यक्ति को अपना विचार रखने का स्वतंत्र अधिकार दिया है या स्वतंत्रता दिया है। फिर आते हैं अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति का मतलब है आप अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हो। जैसे कि आप लोग कभी कभी एग्जाम्पल में देखने को मिलता है, जैसे अभी तत्कालीन में हाल ही में आपका आ रहा है राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त। तो आप लोग देखेंगे उसमें कि लोग अपनी अभिव्यक्ति के चेहरे पर पट्टियां लगा के या फिर कोई सर पे पट्टियां या टोपी लगा के, कोई झंडी लेकर या कोई धरना प्रदर्शन में अर्धनंग होकर या काले झंडे लेकर या सफ़ेद झंडे लेकर या लाल झंडे लेकर, जब वह कभी भी ऐसा दिखे आपको तो आप यही समझिएगा कि वह अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहा है, और यह स्वतंत्रता आपकी प्रस्तावना में प्रस्तुत की गई है। फिर आते हैं विश्वास। आपको किसी पर या किसी उपासक या किसी भी चीज़ पर विश्वास करने का पूर्ण अधिकार है या प्रस्तावना में मेंशन है। फिर आते हैं धर्म की। धर्म के बारे में सभी धर्मों की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आस्था रख सकते हो। फिर आते हैं उपासना। उपासना भी जो आप किसी के भी उपासक हो सकते हैं। उपासना करते हुए होता है आप किसी में विश्वास रख सकते हो, ठीक है।
फिर आते हैं आपकी, तो स्वतंत्रता जो हमारे बात हुई है 5 की। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्त, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। अब आते हैं हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है। तो समता या समानता दोनों एक ही शब्द है, ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ एक ही होता है, समानता कहिए या समता। तो हमारे प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता या समानता की बात की गई है। पहला है आपका प्रतिष्ठा और दूसरा है आपका अवसर। किसी की भी प्रतिष्ठा की समानता बात की गई है और किसी भी अवसर की भी समानता आपकी बात की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भर्ती निकलती है तो वह आप देखते हैं सभी के लिए समान स्वरूप होता है, तो उसी प्रकार वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, उसे ही और सबको अवसर मिलता है, जिसे हम समता में रखते हैं। तो 2 प्रकार की आपकी समता की बात की गई। फिर आप आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं भारत के व्यक्तियों की गरिमा की बात। प्रत्येक भारतीय प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा रखेगा, प्रत्येक भारतीय प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को रखेगा। फिर आगे आते हैं, भारत की 2 चीज की सुनिश्चितता की गई है। एक है आपकी एकता, दूसरा अखंडता। दोनों का मतलब एक ही होता है, एकता और अखंडता की बात की गई है। और फिर लास्ट और अंतिम में बात की गई है बंधुत्वता। बंधुत्वता का अर्थ यह होता है कि हम सभी यह दृढ़ संकल्प लें, कहा गया था 26 नवंबर 1949 में, हम सभी यह दृढ़ संकल्प लें कि अपने यहाँ सभी लोगों को, जितने भारत के निवासी हैं, जैसे अपने परिवार में अपने पिता को मानते हैं, अपने परिवार को मानते हैं, वैसे ही अपने समाज के लोगों को बंधुत्वता के रूप में बांधकर या संजोकर रखेंगे। तो एक बार हम फिर से संविधान की प्रस्तावना को समझते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित करते हैं या आत्मसमर्पित करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना की उद्देशिका कब रखी गई, तो ध्यान रखिएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और अंतिम रूप से संविधान की प्रस्तावना पूर्ण कब हुई, या संविधान भी पूछा जाता है संविधान पूर्ण रूप से अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान भी पारित हुआ है आपका 26 नवंबर 1949 को। आपका प्रस्तावना भी पूर्ण रूप से यही है। फिर आगे आते हैं कि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो लागू हुआ, और 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम प्रस्तावना ही संबंधित कुछ और टॉपिक को लेकर। प्रस्तावना को संबंधित टॉपिक लेकर कुछ लोग
जो कुछ अपने संविधान के सभा के सदस्य थे या अध्यक्ष भी थे, वो संविधान की आत्मा किसे माना है, या क्वेश्चन बनकर आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा माना है। परंतु एक क्वेश्चन कभी कभी यह बनता है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप लोग संविधान में 3 शब्द जो आप लोग ये भी देखते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यह भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जब जोड़ा गया था वह था आपका 44वां संशोधन संशोधन 1976 में आपके 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना में संविधान में किन संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 44वें संशोधन 1976 में। अब और ये भी पूछ लेता है कि 44वें संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो याद रखिएगा। फिर आते हैं संविधान की कुछ और बातें करते हैं प्रस्तावना में। बेरुवारी समिति ने एक उद्देश्य या प्रस्ताव रखा था, हाई कोर्ट में अपनी बातें रखी थी, और वहाँ कहा गया था कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कब रखा गया था बेरुवारी द्वारा, तो 1960 में बोला गया था हाई कोर्ट द्वारा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। परंतु फिर केशवानंद भारती द्वारा फिर लाया गया कि संविधान केशवानंद भारती द्वारा लाया गया कि संविधान का प्रस्तावना अंग है, संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो कभी कभी ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसके द्वारा कहा गया था कि संविधान का प्रस्तावना अंग नहीं है, और किसके द्वारा कहा गया है कि संविधान का प्रस्तावना अंग है, और आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आप जानते ही हैं, सभी कई लोगों द्वारा कहा गया था। और अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना है, ये भी याद रखिएगा। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही पढ़ने के लिए अगर आप आगे अपना कोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो गौतम स्टडी से जुड़े रहना। धन्यवाद।